क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो चलिए आज की इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं बेटा। जैसा कि जानते हैं कि यूपीएससी एक समुद्र की तरह संघर्ष करने वाला एक एग्जाम है। हेलो हेलो। हाँ सर, ये कह रहे हैं एप्लीकेशन पर कैमरा नहीं आ रहा है। जैसे वीडियो चल रही है हमारी यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों चल रही, तो एप्लीकेशन पर नहीं आ रहा डिस्प्ले। नो वॉइस नो वीडियो। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जैसे हम लाइव पर गए, लाइव पर जब गए सर तो वहाँ से तो कर दिए तो दिख रहा था, लेकिन जैसे वो लाइव किए तो उसके बाद में यहाँ से हट गया। और तनीषा आज है नहीं, वो छुट्टी पर है। जी, तो ये विमिक्स का इशू है। ठीक ठीक। क्या करें? आप लीजिए सर, इसको लीजिए, इसको बंद करते रहिए। एक बार सभी लोग प्यारे दोस्तों कमेंट करिएगा कि हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से हो गए हैं, इस बार नहीं हो पाए। आवाज एकदम क्लियर, ठीक है। तो आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि जानते हैं 28 मई को 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स प्रस्तावित है। तो उसके दो एग्जाम GS1 GS2 के अंतर्गत जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वही मेंस में पहुंच पाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सीसेट के डर को कैसे दूर करें, सीसेट का सिलेबस क्या है, सीसेट की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ये सीसेट को तैयारी करने के लिए हमें मूलभूत किन किन रिसोर्सेज का ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी होगी, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बार सभी लोग प्यार से कमेंट कर दीजिए हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। तो आज की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज का थंबनेल ही है कि सीसेट के डर को दूर कैसे करें। और ओजांग सर की एक खासियत है कि इनोवेशंस करने की उनकी एक आदत है। तो यहाँ इतनी कम फीस में 99 रुपीज़ में सीसेट का कंप्लीट कोर्स, और वो भी जिसमें मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, सोचिएगा आप उसको इतनी कम फीस में ले पाएंगे। तो सोचो, इमेजिन करिएगा कि 99 में इतनी कम फीस में आप सीसेट पढ़ पाएंगे, तो सौभाग्य का आपके लिए भी सही बना हुआ है। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम जानेंगे कि सीसेट है क्या, साथ में जानेंगे कि सीसेट का सिलेबस क्या है, इसको तैयारी करने के लिए आपके पास कौन कौन से रिसोर्स होने चाहिए, या जो इस समय मिथ बने हुए हैं इस बाजार में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कंप्रीहेंशन के बल पे सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम मैथ्स के बल पे कर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि रीजनिंग के बल पे हम लोग कर लेंगे। लेकिन यूपीएससी एक बैलेंस का एग्जाम है, और इस बैलेंस के एग्जाम को आपको कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रत्येक वर्ष सीसेट में नंबर कम होने के कारण, उनके जीएस के फर्स्ट पेपर में नंबर अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी सीसेट में नंबर कम होने के कारण वो मेंस में दाखिल नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक डर का विषय बना हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये हालत है कि इसको लाइटली लेते हैं कि लास्ट के 2 मंथ में रेडी कर लेंगे, लास्ट मंथ में रेडी कर लेंगे, या अभी समय जो जीएस को रेडी करने का होता है उसको रेडी कर लेंगे। तो इसको भी आप हल्के में ना लें। सबसे बेस्ट टाइम है सीसेट को इस समय रेडी करने का। आप नवंबर से अगर इसको स्टार्टिंग कर लेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्च तक पूरे सिलेबस को करने के बाद आप इसमें अप्रैल में क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो किस तरीके से करें, साथ में देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट के अंतर्गत होता है कि हम फॉर्मूले को रटना स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले सीखना स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड है सी सेट में, ये जो वर्ड लिखा हुआ है जिसको हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं, उस वर्ड में ही पूरे सी सेट की डेफिनेशन छुपी हुई है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ पा रही है। तो आज की चर्चा को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इवन आपको कंप्रीहेंशन के कितने टाइप के क्वेश्चनों को जानना है। डबल आवाज आ रही है कभी क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम है वो इसमें एक बार कमेंट करें। बेटा प्रॉब्लम क्या है वो इसमें एक बार कमेंट करिएगा, हम लोग आगे इसको स्टार्ट कर लेते हैं फिर। as I think technical issue। इनको बोल दीजिए यूट्यूब वाले को, एप्लीकेशन वाले कि यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाए। सभी जितने भी एप्लीकेशन वाले जो बच्चे हैं सभी यूट्यूब पे आ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रही हो वो इसकी। लेकिन यूट्यूब जो बच्चे देख पा रहे हैं एक बार कमेंट करें कि यूट्यूब पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग विजुअल ऑडिबल दोनों ठीक से तो हैं या नहीं है। यूट्यूब पर शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों को। एक बार यूट्यूब पे सभी लोग
आ जाइएगा एप्लीकेशन वाले बच्चे। इस पे हम लोग बंद कर रहे हैं, कर दीजिएगा। एक बार कमेंट करें कि हम YouTube पे तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल क्लियर, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग जानेंगे सीसेट का सिलेबस क्या दिखेगा। तो आज की चर्चा को बढ़ाने से पहले हम लोग जान लें कि जैसा कि आप जानते हैं कि ओजांग सर के द्वारा मात्र 99 रुपीज़ में, मात्र 99 रुपीज़ में सीसेट का बैच लॉन्च कर दिया, और जिसमें कि मैं खुद क्लास लेने के आ रहा हूँ। बड़ा सौभाग्य कभी से आपका है। अगर आप 2023, 2024 या 2025 भी एग्जाम दे पा रहे हैं तो सीसेट की तैयारी करने के लिए इतनी कम फीस में आप समझ सकते हैं कि पिज्जा भी नहीं आता, एक चॉकलेट भी नहीं आती है ना, तो एक ट्राई तो बनता है ना। तो एक ट्राई अगर बनता है तो आप इसको ज्वाइन करिएगा, और जब मेरे साथ आप जुड़ पा रहे तो ये तो सोचने का विषय बनता ही नहीं है। तो ठीक है, जानेंगे इसके बारे में, जो कि 21 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने अभी इनरोल नहीं किया है तो डायरेक्टली एप्लीकेशन पे जाके इनरोल कर सकते हैं, या काउंसलर के माध्यम से जाके भी इनरोल कर सकते हैं। तो जाइएगा फटाफट, जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इनरोल कर लिए, क्योंकि जब मैं क्लास लेने आ रहा हूँ सीसेट से डरने का विषय बनता ही नहीं है, ध्यान रखना। तो आइए चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि सीसेट के बारे में है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में सीसेट को यूपीएससी के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले समझो सीसेट है क्या। सीसेट के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये जो ए वर्ड है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब एक ऐसा योग्य व्यक्ति, योग्य स्टूडेंट उसको चाहिए यूपीएससी को, जो उसके सोचने समझने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बेहतर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की सोचने समझने की प्रवृत्ति बेहतर नहीं हो पाएगी, वो प्रशासक बनने के उपरांत भी डिसीजन कैसे ले पाएगा, किसी प्रणाली में एक्शन कैसे ले पाएगा। तो ये अगर हम सोचें तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मूला रटना स्टार्ट कर लेते हैं, टेक्निक सीखना स्टार्ट करते हैं, ट्रिक सीखना स्टार्ट कर लेते हैं। यार बड़े सौभाग्य का विषय है। यूपीएससी में 80 क्वेश्चन अगर आप आ रहे हैं, 80 में से आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आपसे क्या कर रहा है कि क्वालिफाइंग पेपर नेचर का तो पेपर है, लेकिन आपसे ये चेक कर रहा है कि आप इतने के लायक हैं या नहीं है, ध्यान रखना। तो आपके पास क्या करना है कि बेसिकली 2 घंटे के अंतर्गत 1/3 की नेगेटिव मार्किंग के साथ सीसेट का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन कहीं ना कहीं 10 से 12 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जिसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आइए पहले हम चर्चा कर लेते हैं। किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस का सिलेबस क्या है। जिस व्यक्ति को सिलेबस टू द पॉइंट नहीं पता होगा तो आप ऐसे समझ लिए घर से निकले हैं आप वाहन लेके, फिर चौराहे पे जाके खड़े हो जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। तो सिलेबस एक ऐसा रास्ता है कि आपको ये दर्शाता है कि हमें तैयारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह, किस डायरेक्शन में करनी है। और यदि डायरेक्शन नहीं पता होगा तो आप भेड़ चाल की तरह चलते चले जाएंगे और आपकी जो मंजिल है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगी, दिशा आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिलेबस के बारे में जानेंगे, साथ में जानेंगे कि लास्ट ईयर के जो पेपर है PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनका क्या रोल रहता है एग्जाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट के 5 ईयर के पेपर नहीं कर पाते और एग्जाम में जाके बोलते कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं हुआ। तो आप जान पा रहे हैं कि लास्ट ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये दर्शाते हैं कि एग्जामिनर या जो पेपर सेट कर रहा है, वो जो पेपर क्वेश्चन जो बना रहा है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो फिलॉसफी है, वो कहाँ लेके जाना चाह रही है। तो इसके बारे में समझेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चनों को जानेंगे, किस तरीके से सीसेट को हमें पढ़ना चाहिए, जो हमारा डर है उसको, डर को हम कैसे दूर करें। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि सीसेट का जो सिलेबस है वो 7-8 पॉइंटों में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कंप्रीहेंशन, बोधगम्यता। यहां से अगर देखा जाए तो एवरी ईयर 25 to 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए गए होते हैं। अब 25 से 30 क्वेश्चन जब कंप्रीहेंशन से आएंगे तो समझ लीजिएगा कि कोई व्यक्ति ये बोले कि 30 के 30 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन में सही कर लूंगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको मैथ को, रीजनिंग को या जीएमए को, जनरल मेंटल एबिलिटी को, सबको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ कंप्रीहेंशन कैसे करना है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है, हमें कंप्रीहेंशन में क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए, ये कंप्रीहेंशन में पैसेज पहले पढ़ना चाहिए, ये बड़े एक मुद्दा बन जाता है। इन सब पे डिस्कशन करेंगे बन करके। अब दूसरा क्या, इंटरनेशनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। 2016 के उपरांत इससे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है। पहले 2-3 क्वेश्चन, 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहाँ से आते रहे हैं, जानेंगे इसको भी। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग जो होती है इसके बारे में जानेंगे, रीजनिंग क्या होती है। भाई डाइस से प्रश्न आता है, डायरेक्शन से प्रश्न आता है, स्लोजिन से प्रश्न आता है, क्लॉक से प्रश्न आता है, कैलेंडर से प्रश्न आता है। अब इनके सिलेबस को भी हम लोग ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ में डिसीजन मेकिंग क्या होती है, आप एक ब्यूरोक्रेट से बनने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की एक मेंटल एबिलिटी क्या होती है, एक सोचने की क्षमता क्या होती है, इसके बारे में यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ में जानेंगे जीएमए,
बेसिक न्यूमरेसी देखा जाए, मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेटिव मैथ आती है, जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, इन टॉपिकों से कहीं ना कहीं प्रश्न आने की संभावना रहती है और प्रत्येक वर्ष आते भी हैं। साथ में डीआई, जिसको हम लोग मैथ के भाग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ कुल मिला के 6 से 7 पार्ट में हम सीसेट के सिलेबस को कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्रीहेंसर, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल एंड लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी, और लास्ट में डीआई, जिसको डाटा इंटरप्रिटेशन हम लोग कह सकते हैं। साथ में आगे हम चर्चा करें इसके उपरांत तो जानेंगे कि 2022 के अंतर्गत सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए 3 ही की हैं। अगर 3 की पे आपने काम कर लिया, पहला कंप्रीहेंशन, नंबर 2 मैथ और नंबर 3 रीजनिंग। अगर रीडिंग कंप्रीहेंशन से देखा जाए तो लास्ट 2022 के अंतर्गत लगभग 27 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से दिए गए हैं। अगर हम क्वांट यानी मैथ से पार्ट बात करें तो 35 क्वेश्चन मैथ से दिए गए हैं। उसके उपरांत लॉजिकल रीजनिंग से बात करें तो 18 क्वेश्चन यहीं से दिए गए। तो यही कह सकता हूं कि 95-99% जो एरिया है वो 3 पार्ट से प्रत्येक वर्ष आ जाता है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम तीनों पे बैलेंस करके फोकस करें। जो विद्यार्थी हिंदी बैकग्राउंड से है या इंग्लिश बैकग्राउंड से है वो कंप्लीटली मैथ को नहीं सीख पाएगा। तो वहां से ये सोचने की क्षमता है कि 20 से 25 क्वेश्चन तो सही कर सकता है अपने दिमाग का प्रयोग करके। कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे आगे हम चर्चा करें तो 2021 के अंतर्गत रीडिंग कंप्रीहेंशन 27 क्वेश्चन देखिएगा, क्वांट से मैथ से देखा 36 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग से 17 क्वेश्चन। तो मतलब कह सकते हैं कि तीनों ही पार्ट से 2021 में देखा जाए तो इतना वेटेज रखा गया है। आगे 20 की बात करेंगे तो रीडिंग कंप्रीहेंशन से कितना प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे 25 देखने को मिल रहा है। क्वांट से हम लोग चर्चा करेंगे तो हम 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लॉजिकल रीजनिंग से बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप देखा जाए कि यदि आपको सीसेट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए 3 की पे काम करना पड़ेगा। और 3 की कौन कौन सी हैं? फर्स्ट की कौन सी है? कंप्रीहेंशन, नंबर 2 क्या है? क्वांट, और नंबर 3 क्या है? रीजनिंग। इन सब चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। आप जाइएगा गूगल पे और वहाँ लास्ट ईयर की मार्कशीट देखेंगे तो सीसेट में बहुत सारे बच्चों के जो है 58 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, लेकिन जीएस में 112, 115 नंबर आ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है कि बच्चे उसको लाइटली, हल्के में ले लेते हैं। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको तैयार करें, और तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम सीसेट के अंतर्गत पहले क्वांट के सिलेबस पर चर्चा करें तो लगभग 29 टॉपिक जो हैं यहाँ से प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे कोर एरिया को डिनोट करना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे अगर हम बात करें एवरेज से, प्रत्येक वर्ष प्रश्न आता ही आता है। टाइम एंड वर्क से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आता ही आता है। एलसीएम एचसीएफ जितने भी ये है यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, जिसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कह सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। तो 29 टॉपिक को अगर 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चले कि जो आने वाले 35-40 प्रश्न सीसेट में उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। ये कंप्लीटली क्या है? सीसेट के अंतर्गत क्वांट का एक सिलेबस है, और 1 बाय 1 करके हम पूरे बैचेस में चर्चा करेंगे कि इस पहले टॉपिक में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और उनके प्रकार के प्रश्न बनने के बाद फिर उसको किस तरीके से इसकी रिवीजन कर सकते हैं। साथ में चर्चा करें अगर डीआई की बात करें तो डीआई के कई प्रकार, टेबल चार्ट होता है, वार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, मिक्स ग्राफ होता है, डाटा चार्ट होता है, केस टेबल होता है, या मिसिंग जो डीआई होती है, सर्कुलम डायग्राम होता है। कुल मिला के यहाँ से 7 से 8 प्रकार के डीआई के स्टेप बन जाते हैं। और जब 7 से 8 प्रकार के डीआई के स्टेप को ध्यान रखना, आप क्या करेंगे? टैकल कर पाएंगे आराम से, तो रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक सिलेबस है, सिस्टेमेटिक वे है कि आपको इन सबको आराम से पढ़ना पड़ेगा। उसके उपरांत अगर हम लोग देखें रीजनिंग के पार्ट को, तो रीजनिंग के पार्ट में अगर देखा जाए तो लगभग 22 टॉपिक बन जाते हैं जिनको आपको 1 बाय 1 करके पढ़ना पड़ेगा। जिसमें ये सारे टॉपिक क्या है? इंपोर्टेंट होने के उपरांत जो मुख्य टॉपिक जैसे ब्लड रिलेशन से प्रश्न आता ही है, सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आता ही है, डायरेक्शन से प्रश्न आता ही है, या यहाँ से स्लोजिम से प्रश्न आता ही है, डाइस से प्रश्न आता है ना। तो ये जो प्रश्न है जितने, ये ऐसे टॉपिक हैं जो इंपोर्टेंट टॉपिक के रूप में रोल अदा करते हैं। तो आपको मुख्य टॉपिकों पर विशेष ध्यान देखना है, लेकिन सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके उपरांत देखा जाए लॉजिकल रीजनिंग से स्टेटमेंट्स वाले प्रश्न आते हैं, आर्ग्यूमेंट वाले, आपके आर्ग्यूमेंट लेना स्टार्ट करते हैं।
स्टेटमेंट के कोर्स ऑफ एक्शन से प्रश्न आते हैं, कंक्लूजन से प्रश्न आते हैं, असम्पशन से प्रश्न आते हैं, रीजन से प्रश्न आते हैं, डाटा सफिशिएंसी से प्रश्न आता है, यानी इफेक्ट से प्रश्न आता है, क्रिटिकल थिंकिंग से प्रश्न आता है। तो अगर एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में चर्चा करें तो लगभग 10 टॉपिक हैं जो आपको सीसेट के लिए रीजनिंग के पार्ट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। तो इन सबको अगर आपने पढ़ेंगे तो अब जब 1 बाय 1 करके आप लोग पढ़ेंगे तो वहां से जितने भी स्टेप एक टॉपिक में बन सकते हैं उनको रेडी कर लेंगे, तो आप ये मान के चले कि आपने पूरा एक सीसेट का अध्ययन किया है। सबसे बेस्ट टाइम है सीसेट को रेडी करने के लिए। कंप्रीहेंशन की अगर हम लोग चर्चा करें, सिचुएशन बेस्ड प्रश्न आते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन बेस्ड प्रश्न आते हैं, स्टेटमेंट एक्शन बेस्ड प्रश्न आते हैं, कंक्लूजन बेस्ड प्रश्न आते हैं, आर्ग्यूमेंट बेस्ड प्रश्न आते हैं, समरी बेस्ड प्रश्न आते हैं। तो कंप्रीहेंशन के भी लगभग जो 25 से 30 प्रश्न दिए जाते हैं वो लगभग इतने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्नों का दायरा रखा जाता है। जब आप 1 बाय 1 करके कि किस तरीके से हम यहाँ से कंक्लूजन वाले प्रश्नों को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक को गहराई से समझते हुए इन चीज़ों को लेके चलना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से ध्यान रखना, ये टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, अप्रोच क्या है, प्रशासक की अप्रोच क्या होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थियोरेटिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग क्या होती है। ये कुछ ऐसे दायरे हैं जहाँ से आपके माइंड की जो पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं हम इसके बारे में कि हमारे पास रिसोर्स क्या होने चाहिए। तो सीसेट का सिलेबस आपके टिप पर होना चाहिए। टिप का मतलब है कि आपके नाखून पे होना चाहिए, और जब वो नाखून पे नहीं होगा तो उसको आराम से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, पहला रिसोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन। कितना? कम से कम 5 ईयर, और 10 ईयर के कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? अगर एक वर्ष में 80 प्रश्न आते हैं, अगर 5 साल के प्रश्न को कर लेंगे आप, तो लगभग आपने यहां से 400 प्रश्नों को किया है। और 400 प्रश्नों करने के उपरांत अगर आप देखा जाए तो आपने 400 प्रश्न नहीं करे हैं, 400 कंसेप्ट को, 400 टॉपिक के आने वाली चीजों को आपको समझा है। और जब आप यहाँ 400 प्रश्नों कर लेंगे, अगर 10 साल के प्रश्नों करते हैं तो आप मान के चलें कि यहाँ पे आपने 800 प्रश्न करे हैं। और प्रत्येक वर्ष ये देखने को आपको मिल रहा होगा लास्ट ईयर के पेपर से कि आप एग्जामिनर की फिलॉसफी के, दिमाग के, मस्तिष्क को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि वो प्रश्न बनाता कैसे है, वो पूछता कैसे है, उसमें रीजनिंग पूछ रहा है या मैथ पूछ रहा है या आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग को जानने का प्रयास कर रहा है वो। तो आप पाएंगे कि वह अंडरस्टैंडिंग को जानने का प्रयास कर रहा है। डरना नहीं है सीसेट के साथ। आप मेरे साथ 99 में जुड़ चुके हैं, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, जितने भी मेरे लेक्चर होंगे वहां सारे लेक्चर में देखा जाए तो आपको क्लियरिटी के साथ कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। रिपीट नहीं करता है तो उसके आधार पर प्रश्नों को बुलाने का प्रयास करता है, ध्यान रखना। तो यहां से रिसोर्स में पहला हो गया, लास्ट ईयर के पेपर कंपलसरी हैं जो आपको 5 to 10 ईयर के आपको करना पड़ेगा। नंबर टू रिसोर्स में देखा जाए तो यहां से जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें इकोनॉमिकल न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज है, एनवायरमेंटल न्यूज है, ज्योग्राफिकल न्यूज है, उसको आईआर की न्यूज है, उसको समझने के लिए आर्ग्यूमेंट या आप उस पर एक्शन लेने का प्रयास करिएगा कि आपकी जो माइंड है वो सोचने की पावर को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। जब तक आपका माइंड सोचने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगा तब तक आप कंप्रीहेंशन की भाषा को नहीं समझने का प्रयास करेंगे। भाई कोई आपसे प्रश्न पूछेगा और आपसे पूछे इसमें क्या किया जाए, तो आपका वो डिसीजन चाह रहा है, और डिसीजन इसलिए चाह रहा है कि आपको उसमें एक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जितना ही इसके अलावा जो कंप्रीहेंशन का पार्ट है, आप जीएस के पार्ट में सारी चीजें थिंकिंग प्रोसेस को पढ़ते ही हैं, नॉलेज वहां से गेन करते ही करते हैं। और जब नॉलेज वहां से ले लेंगे तो कंप्रीहेंशन में उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। और सेकेंड टाइम जो है इसका रिसोर्स के बारे में कुछ नहीं करना, लास्ट के पेपर को पढ़ना है, कोई किताब परचेस नहीं करनी, कोई नोट्स मार्केट से नहीं खरीदना है, कोई ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं फैलना है। जितने लेक्चर में दूंगा आप उन लेक्चरों को ध्यान रखना, एक आस्था के साथ उनको कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि आपको बिना कलम उठाए, बिना कुछ करे लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा डायरेक्टली 80 में से कि आपको लगेगा कि यहाँ सीसेट में किताब की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो मार्केट में रंग बिरंगी किताबों की दुकानें, ट्रक में भरे हुए हैं, दुकानें भरी हुई हैं, उठा लाओ, इतना भरा हुआ है मटेरियल की घर में लगाओ, रद्दी की तरह लगा लीजिएगा और दिखाइएगा तैयारी करते हैं हम लोग आईएएस की, इसलिए इतनी सारी किताब खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। चलें आगे। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोग आपसे डिस्कशन भी करेंगे, तो थोड़ी सी रणनीति जान लेते हैं। 3 तरह के बच्चों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ए कैटेगरी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, एक बी कैटेगरी में, एक सी कैटेगरी में।
एक कैटेगरी में वो लोग आप आ रहे होंगे जिनके 100+ नंबर आ रहे हैं, कितने में से 200 नंबर से, कि 100+ नंबर आ रहे हैं। उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एक वो स्टूडेंट जो लगभग 66 से लेकर 100 नंबर के बीच में आप आ रहे हैं, उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? और जिनके लेस देन, यानी कह सकते हैं कि लेस देन 66 से नीचे आप आ रहे हैं, उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हम 3 डायग्राम से बातें करेंगे। जिन लोगों के 100 नंबर प्लस आ रहे हैं, तो वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में ना समझे। मैं आपको इतने एग्जाम्पल बता दूंगा जो सीसेट में टेस्ट सीरीज में लगभग अच्छे नंबर लाने के उपरांत भी वहां जाके फेल होके बैठे हैं। उनके लिए भी ये रणनीति है कि लगभग आपको 3 से 4 टेस्ट एवरी मंथ आपको लगाना है। उस टेस्ट को लगाने के बाद उसमें जो डाउट एरिया है, जो वीक एरिया है, उसको डिनोट करना है और उसको रिवीजन के साथ कन्वर्ट करना है। उनको भी इसको हल्के में नहीं लेना है। तो ये कह सकता हूं कि लगभग जिन बच्चों के टेस्ट में, या कह सकते हैं लास्ट ईयर पेपर भी उठा के देख लीजिएगा, उनके 100+ नंबर आ पा रहे हैं, वो भी अपने आप को लगभग 10 से 12 घंटे प्रत्येक मंथ धनक सीसेट के ऊपर कन्वर्ट कर दीजिएगा। दूसरी तरह के जो बच्चे हैं जो 66 से लेकर 100 के बीच में आ पा रहे हैं, उन्हें यहाँ सेफ तो है, लेकिन अगर आप सेफ हैं, लेकिन सेफ में ध्यान रखना कंफर्ट जोन में नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपना करना है वीक एरिया एनालाइज करना है कि मुझे मैथ्स में परसेंटेज में दिक्कत आ रही है, या मुझे मैथ्स में एवरेज में दिक्कत आ रही है, या रीजनिंग में मुझे डाइस में दिक्कत आ पा रही है। उस वीक एरिया को डिनोट करना है, और वीक एरिया को डिनोट करने के बाद आपको लगभग 20 से 25 घंटे प्रत्येक मंथ, मैं मंथ की बात कर रहा हूं, अगर इसका मतलब यह हुआ कि आपको पर डे 1 घंटा 20 से आवर पर मंथ आपको करना है, यहां पे देना पड़ेगा। और रेगुलर टेस्ट का मतलब है कि आप अगर 80 टेस्ट में रोज 10 क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप ये मान के चलें कि लगभग 1 महीने में 300 प्रश्न कर पाएंगे। 4-5 महीने की तैयारी में आप लगभग यहां से कह सकते हैं कि 1500 प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, आप यहां इंप्रूवमेंट कर लेंगे। तो पहले विद्यार्थी वो जो 100 से प्लस नंबर लेके आ पा रहे हैं, सेकंड विद्यार्थी वो जो 66 से लेकर 100 के बीच में लेके आ पा रहे हैं। अब ये लेस देन जो बैठे हुए हैं 66 नंबर वाले, आप सोचिएगा थोड़ा गंभीर विषय तो है, लेकिन इतना भी गंभीर नहीं है कि इनको अपना जो नंबर है इसको इंक्रीज कर पाए, आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर जो है 66 नीचे आ रहा है, उनको सीरियसली क्या करना है, इस पर फोकस करना है। और फोकस करने के बाद उसको सेक्शनल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिएगा परसेंटेज एक टॉपिक है, उस परसेंटेज के अंतर्गत कुछ वो क्वेश्चन कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाता है डायरी में डिनोट करे, और डिनोट करने के बाद जो वीक एरिया है उसको समझने का प्रयास करे कि इसके कंसेप्ट कैसे बन सकते हैं, कैसे नहीं बन सकते हैं, वो उस पर करने का प्रयास करे। इसका मतलब क्या रहा कि उसको लगभग 2 आवर पर डे, यहाँ पे ध्यान रखना, पर डे देने का प्रयास करेंगे, तब जाके वो 100+ या 110 के आसपास नंबर लेके आ पाएंगे। तो मैं ये कहूँ कि अगर कोई विद्यार्थी सीसेट को रेडी करना चाह रहा है, तो सीसेट को रेडी करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि लगभग 150 आवर की आपकी एक स्टडी सीसेट की प्रति हो जानी चाहिए। अब इसको आप चाहे 2 महीने में कर लीजिएगा, चाहे वो 3 महीने में कर लीजिएगा, चाहे वो 4 महीने में कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 150 आवर ये सीसेट जो है अपने कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ रिवीजन को मांगता ही मांगता है। क्लियर दोस्तों? एक बार सभी लोग कमेंट करें कि आनंद तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें समझ में आया कि हमें कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं, यहाँ इसको हल्के में ले लेते हैं कि भैया बाद में कर लेंगे, कंप्रीहेंशन के बल पे कर लेंगे, रीजनिंग के बल पे कर लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं करना है, बैलेंस करना है चीजों को। उसके उपरांत लाइटली भी नहीं लेना है कि भैया इसको आराम से लास्ट के 2 मंथ में रेडी कर लेंगे, 1 मंथ में रेडी कर लेंगे तो क्वालिफाइंग पेपर है, ऐसा नहीं है। जब एक सीमा दे रखी कि इतना करना ही करना है, तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ में सी सेट के अंतर्गत दोस्तों फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान नहीं देना है। सी सेट जो है एक दिमाग का एग्जाम है, अंडरस्टैंडिंग समझ का एग्जाम है, ना कि फॉर्मूलों का, ट्रिक का, कंसेप्ट का इनका एग्जाम है ही नहीं। उस यूट्यूब की दुनिया से दूर रहना है, ध्यान रखना, जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करता है कि इसको रटो, फॉर्मूले को इसको रखिएगा। हम आ चुके हैं, आए हैं पहले से, आप जानते भी कि मेरा सी सेट पढ़ाने का स्ट्रक्चर एक तरीका कैसा है।
जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, कुछ नहीं आता, उसके लिए मैं हूं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको करने की, ध्यान रखना। तो मैं यही कहूंगा कि लास्ट पॉइंट आपको देखा जाए तो आपको सीसेट को हल्के में नहीं लेना है। तो जिन बच्चों ने सीसेट का अभी नहीं लिया है, तो इतना कम फीस में देखा जाए तो आप सोचो कि पिज्जा भी नहीं आता, एक ट्राई तो बनता है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे और कैसे हम इन सब चीजों को टैकल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी पर 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और स्थान बी से ए पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? अब ये प्रश्न एग्जाम से आया हुआ है, मैं सारे प्रश्न एग्जाम के आए हुए बता रहा हूं, और इसमें देखेंगे कि प्रश्न को कैसे हमें करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। और हमें सीसेट पढ़ते समय मैथ्स को नहीं समझना है, अपनी जो माइंड है उसको थोड़ा चलाने का प्रयास करना। देखिएगा, A man travel from palace A to B at the speed of 20 km and from B to A at the speed of 25 km, then find his average speed during his entire journey. क्लियर है बेटा? अब ये प्रश्न आया है तो पहले इसको समझने का प्रयास करें कि आपसे इसमें एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मजे की बात देखिएगा, एक व्यक्ति यहां से ए से बी तक गया है और बी से ए तक आया है, बस दो ही उसकी क्या है स्पीड दिया है जाने और आने की। हो सकता है कि फिर वो चला जाए। तो कैसे इसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखिए जो इसकी स्पीड है, एक जाने की है, एक आने की है। देखो कैसे करते हैं, बात को समझो। एक व्यक्ति जाता है कितना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसी दूरी को वापस आता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखिए दोस्तों, अब देखिएगा 20 से जा रहा है कोई डिस्टेंस को और 25 से वापस वो आ रहा है। इसका मतलब कि आपके पास कोई डिस्टेंस नहीं है। इसके लिए आपको टाइम एंड डिस्टेंस सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको एवरेज सीखना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं सीखेंगे। हमारे पास एक दूरी होनी चाहिए, जो एक कैलकुलेट दूरी हो, जो जाना भी वही है और आना भी वही है, ध्यान रखना। तो हमको नहीं पता, इसके लिए एक ही ऑप्शन याद रखिएगा कि हम जब भी हमें दूरी फाइंड करना हो, हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब देखिएगा 20 और 25 का एक कॉमन नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, आप बोलेंगे सर 100 आ जाएगा, बड़े प्यार से कह देंगे सर 100 आ जाएगा। उसके उपरांत अगर देखें कोई व्यक्ति अगर सो जाता है किसकी 20 की स्पीड से, तो आप ये बता पा रहे होंगे कि यहां जाने में कितना समय लेगा, तो आप बोलेंगे सर जाने में समय लेगा कितना, 5 घंटे। और सो ही वापस आना है तो आने में कितना समय लेगा, तो बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर 4 घंटे, क्योंकि वो 25 से आ रहा है, वो 20 से जा रहा है। अब जो व्यक्ति 100 किलोमीटर गया है और 100 ही वापस आया है, तो आप बोलेंगे सर दूरी कितनी होगी, बोलेंगे सर 200 किलोमीटर। जाने में कितना समय लगा, आने में कितना समय लगा बोलेंगे सर आप 9 किलोमीटर। तो आप बोलेंगे कि सर स्पीड क्या है, तो आपने बताया कि ये जो स्पीड है 200/9, यही क्या है आपका आंसर है। अब इसके एग्जाम्पल पे समझो कि जब ऐसा प्रश्न एग्जामिनर ने दिया और इसको देने के उपरांत ऐसा प्रश्न एग्जामिनर ने दिया है और देने के उपरांत अगर आपसे कुछ और प्रश्न बनाने स्टार्टिंग कर दे, तो कैसे करेंगे इसके बारे में एक बार जानने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 15 से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है,
उसके बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटे से वो आता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से फिर वो जाता है, तो अगर यही क्वेश्चन बोल दिया कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी, तो सोचिएगा 15 से जा रहा है, 20 से आ रहा है, 30 से फिर जा रहा है, तो हो सकता है कि यहां 3 टाइम्स उसने काम किया। अब इसके लिए हम अगर फाइंड करेंगे तो वही पैटर्न लगाएंगे कि एक ऐसा कॉमन नंबर जो तीनों के टेबल में आ रहा हो, तो सर बोला आपने 60। तो यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जाना है और 60, तो कितने घंटे लगेंगे, तो बोलेंगे सर 4 आवर लगेंगे। और यहां 20 से आना है 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे सर 3 आवर लगेगा। उसके उपरांत अगर 30 से जाना है तो कितना टाइम लगेगा, 2 आवर लगेगा। अब सोचो जो व्यक्ति 60 यहां से गया, 60 वापस आया, 60 गया, तो खोल जो डिस्टेंस है कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 180। और कंप्लीट टाइम कितना ले लिया, तो आप बोलेंगे सर यहां से 99 आवर ये आपका लगा। तो ये कंप्लीटली डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 20 किलोमीटर पर आवर क्या है इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ चुकी है। मैंने एक प्रश्न दिखा के आपको बता रहा हूं कि वो प्रश्न कहां तक लेके जाएगा। इसके लिए कोई व्यक्ति जाता है फिर वापस आता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगा रखा है कि 2xy और x प्लस वाई लगाएंगे। 3 ईयर करेंगे तो क्या होगा, 3xyz अपॉन xy प्लस के yz प्लस के zx लगाएंगे। लेकिन जब 4 टाइम्स उसकी स्पीड होगी तो क्या करेंगे, जब यहां प्रश्न नहीं बनते। सोचिए, इमेजिन करिएगा, कोई व्यक्ति यहां से 10 से जाए, 15 से आ जाए, फिर उसके बाद 20 से चला जाए, फिर उसके बाद फिर 30 से आ जाए, तो आप समझ पा रहे कि 4 टाइम्स उसने ऐसा किया है, तो हम सेम काम करेंगे। 60 आ गया, जैसे 6 आवर, 4 आवर, 3 आवर एंड 2 आवर। कंप्लीटली ध्यान रखना, अगर हम लोग देखें तो कंप्लीटली टाइमिंग कितना लगा, तो ये हम यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो हमने क्या बताया आपको बेटा, कि हमने आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि यदि आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि यदि कोई प्रश्न एक एवरेज से ऐसा आ जाए और वहां जाना हो आना हो, जाना हो आना हो, तो आप सोच लीजिएगा कि हम एक ही पैटर्न से करेंगे। तो सीसेट का मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसे प्रश्नों को टैकल करना है कि एक कंसेप्ट को सीखना है और पूरे सारे प्रश्न बनते हुए चले जाएंगे। क्लियर यहां तक? एक बार सभी लोग कमेंट करें कि हम लोग ऑडिबल विजुअल दोनों ठीक से हैं, नहीं है, आगे हम लोग आगे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। एक बार कमेंट करिएगा, देखिएगा आगे चलें। एक बार सभी लोग प्यार से कमेंट करें कि हम लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है सेशन में, हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा? एक बार सभी लोग कमेंट करें, कैसे पढ़ेंगे देख और समझिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आया, इस 2022 में भी आया हुआ ऐसा प्रश्न एक, और जब 2022 में ऐसा प्रश्न आया हुआ, देखिए क्या लिखा है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए आपको 5 अंक दिया जाता है तथा गलत उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता है। एक विद्यार्थी ने 80 सारे प्रश्न हल किए, लेकिन 320 क्या किया है, उसने मार्क्स प्राप्त कर लिया। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? देखिए, अब जब बच्चे इसको समझेंगे, क्या बताएंगे कि भाई ये नंबर सिस्टम का प्रश्न है, ये रेशियो का प्रश्न है, ये टाइम एंड डिस्टेंस या किसी और का प्रश्न बता देंगे। हमें समझना ही नहीं किसी का प्रश्न है। जब एग्जाम में जाके बैठते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसे करना कैसे है। अब देखो, इसके लिए लोग फॉर्मूला आपको बताएंगे, कई तरीके बताएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं। अब देखो कैसे दिमाग को बढ़ाना है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। कंप्लीट प्रश्न कितना है? 80। तो अगर यहां 80 प्रश्न है और सही प्रश्न के लिए 5 अंक मिलता है, अगर एक प्रश्न जो व्यक्ति सही करेगा उसको 5 नंबर मिलेगा और गलत करेगा तो 3 उसका कट जाएगा, ये बोल रहा है। मान लीजिए आपने क्या किया,
80 प्रश्न में सारे सही सही किए तो आपको नंबर कितना मिलना चाहिए था मेरे दोस्तों? बोलेंगे सर 400। लेकिन यहां नंबर मिला कितना? तो आप बोलेंगे सर 320। अभी नंबर कम कितना मिला? तो आप बोलेंगे सर यहां से 80 नंबर कम मिला है। लेकिन 80 नंबर कम क्यों मिला? आप बोलेंगे सर क्योंकि उसने गलत भी तो कुछ प्रश्न किए होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि एक क्वेश्चन के रोंग करने से कितने नंबरों का लॉस होता है, तो आप बोलेंगे अगर एक क्वेश्चन रोंग होता है तो यहां 5 नंबर जो मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिले, और उसके उपरांत 3 नंबर और हमारे काट लिए गए। तो एक प्रश्न के गलत करने से कितना रोंग हो रहा है? तो बोलेंगे सर 8 नंबरों का लॉस हो रहा है। तो अगर 8 नंबर का लॉस हो रहा है 1 क्वेश्चन के रोंग करने से, तो 80 नंबर हमें कम जो मिले हैं, तो आप कहेंगे कि सर 10 क्वेश्चन के रोंग करने से मिले होंगे। देख कैसे टेकल किया, देख लीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे 10 क्वेश्चन क्या है? रोंग है। अब आपने प्रश्न कितने किए हैं? 80 किए हैं। अगर 80 प्रश्न में से यहां पे आप कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन रोंग है, तो राइट कितने होंगे? तो बोलेंगे सर 70 होंगे। वाजी आंसर आ गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने इस प्रश्न को कैसे टैकल किया। अब इसमें कितना ही कुछ कर लीजिएगा, आप आंसर लेते हुए चले जाएंगे। हमने ये नहीं समझा कि ये किस टॉपिक से है, किस विषय से है, किस पॉइंट से है, हमने इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया। और करते हैं, देखिए प्रश्न कैसे। अब देखो, एक व्यक्ति को कार्य करने पर 75 रुपये दिए जाते हैं और कार्य अनुपस्थित रहने पर 15 रुपये जुर्माने के रूप में देने होते हैं। उस व्यक्ति ने 20 दिन के उपरांत 1140 रुपये प्राप्त किए, तो वह कार्य से कितने दिन अनुपस्थित रहा? देखो, a person is giving 75 rupees from work and 15 is to be paid as fine for the being absent from work. That person received 1140 rupees after 20 days. Then how many days he was absent from the work? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको तुम लेके जाओ टाइम एंड वर्क पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे, रेशियो पे, नंबर सिस्टम पे, कहीं भी, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना है। कैसे करना है देखिएगा। एक व्यक्ति 20 दिन के लिए काम पे जाता है। काम करने के लिए अगर 75 रुपये उसे मिलते, तो आप ये कह सकते हैं कि इसको 1500 रुपये मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना? आप बोलेंगे सर 1140। तो उसे कितना कम मिला? तो आप बोलेंगे सर यहां से 360 रुपीज कम मिला। अब 360 रुपीज कम क्यों मिला? तो आप बोलेंगे सर क्योंकि उसने अब्सेंट रहा होगा। तो अब्सेंट रहने पे आप देख लीजिएगा 75 जो उसे मिलता वो तो नहीं मिलेगा, ऊपर से 15 रुपये और काटे जाएंगे। तो इसका मतलब कितने का लॉस होगा? 90 रुपीज का लॉस होगा। तो अगर 360 को 90 डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या रहा? 4 डे क्या रहा होगा? वो अब्सेंट रहा होगा। अब सोचो, आपसे क्या पूछ रहा है? कितने दिन वो अब्सेंट रहा? तो आपका आंसर क्या है? 4 डे रहा। अगर ये पूछेगा कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 20 डे में से 4 डे यहाँ पे अब्सेंट रहा, तो यानी 16 डे प्रेजेंट रहा। ये आपका आंसर है। सोचिए, मैंने कोई टॉपिक बताया आपको? मैंने कोई आपका कोई किसी सब्जेक्ट का नाम लिया? नहीं ना, बस दिमाग का प्रयोग किया। और प्रश्न करते हैं, देखिए कैसे हमें सीसेट को पढ़ना चाहिए। एक बार सभी लोग कमेंट करें। आनंद तो आ रहा है ना? दिखेगा। 20 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। हमको नहीं पता कितने कुत्ते हैं कितने बिल्ली हैं, यानी कितना ही हमें डॉग कितने कैट, हमें कुछ नहीं जानकारी। प्रत्येक कुत्ते को 6 बिस्कुट दिया जाता है और प्रत्येक बिल्ली को 5 बिस्कुट खाती है दिया जाता है। एक बिस्कुट की कुल संख्या 112 है, तो बिल्लियों की संख्या कितनी है? 2 pet हैव सम डॉग्स एंड सम कैट्स, ईच डॉग 6 बिस्किट एंड ईच कैट्स ईट्स 5 बिस्किट। टोटल नंबर ऑफ बिस्कुट कितने हैं? 112। तो फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। आप सोचो, इमेजिन करिएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी है, कंसेप्ट नहीं लगाना है। समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कैसे हमें करना। सारे प्रश्नों को सीसेट, रीजनिंग हो, मैथ, तो सबको ऐसे ही कर डालेंगे। देखिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 20 जानवर हैं। अगर यहाँ पे छोटा नंबर क्या है? 5 है। अगर 20 को 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, सभी 20 पालतू जानवरों में 20 जो एनिमल्स हैं, जो यहाँ पे पेट हैं, उन सब में अगर 5-5 बिस्कुट बांटेंगे तो 100 बिस्कुट बटेंगे। हमारे पास बिस्किट कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 112। 112 में अगर 100 बिस्किट बांट दिए तो कितने बचेंगे? 12। अब सोचो, बिल्ली 5 खाती है, कैट 5 ही तो खाती है।
आप बोलेंगे सर हाँ सर 5 खाती है, तो बिल्ली को तो मिल गए ना, तो जो 12 किसके बचे हैं, तो बोलेंगे सर ये डॉग के बचे हैं। डॉग कितने खाता है, डॉग बोलेंगे सर 6 खाता है, 5 तो उसे मिल गए, तो एक डॉग का एक ही तो बचा। तो अगर 12 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब ये 12 क्या है, 12 ये डॉग हैं, क्योंकि ये जो बिस्कुट बचे होंगे ये डॉग्स के बचे होंगे। अब सोचो 20 पालतू में से 12 डॉग हैं, तो 8 क्या बचेंगे, आप बोलेंगे सर कैट बचेंगे। भाई ऐसे पढ़ना है, सारे प्रश्नों को हम ऐसे टैकल कर लेंगे, घबराने का विषय ही नहीं बनता। डर को दूर कर दीजिएगा, सारे प्रश्न देखिए मैं करा दूंगा, यहां समझने का प्रयास करें। एक चिड़ियाघर में ये सारे प्रश्न हम इसी एक ही कंसेप्ट से कर लेंगे। देखो एक थैली में 20 रुपए 10 रुपए के नोट है, जिनकी संख्या, नोटों की संख्या कितना है, 120 है, और कुल धनराशि कितना है, 1500 रुपए है। 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आपसे पूछ रहा है। सोचो अगर यहाँ कुल कंप्लीट नोट क्या है, 120 है, और यहाँ पे अगर हम 10-10 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बोलेंगे सर यहाँ हमने 1200 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमारे पास पैसे कितने हैं, तो बोलेंगे सर 1500 रुपये हैं। अब 1500 से 1200 घटाएंगे कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर यहाँ से 300 बचेगा। अब ये किसका बचेगा, भाई ये जिसके नोट ज़्यादा होंगे ना, किसके नोट ज़्यादा हैं, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 20 रुपये का नोट ज़्यादा है, तो यहाँ कितने बचे हैं, 10, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 30 नोट आ गया। बिना कलम चलाए सारे आंसर हम ऐसे निकालते हुए चले जाएंगे, हमें कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं होगी, सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो दोस्तों सी सेट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। कैसे कंप्रीहेंशन करते हैं इसके बारे में देखो, समझने का प्रयास करते हैं। आइए कंप्रीहेंशन को भी समझने का देखिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया कंप्रीहेंशन का, यूपीएससी से प्रश्न आया हुआ, देखिएगा कैसे हमें कंप्रीहेंशन को टैकल करना है। देखिएगा लोग डरते हैं इससे। राज्य मोतियों के समान है, केंद्र वह धागा है जो इन्हें हार में पिरोता है, यदि हार टूट जाता है तो मोती बिखर जाते हैं। कितना अच्छा पैसेज दिया इसने। द स्टेट इज लाइक पेरलस एंड द सेंटर इज द थ्रीड दैट टायर देम इनटू द नेकलेस, इफ द थ्रीड ब्रेक्स इज द पेरलस आर स्क्रैप्ड। एक माला है, क्या माला में जब तक मोती नहीं पिरोएंगे, ध्यान रखना, जब तक वो माला बनेगी, बोलेंगे सर नहीं बनेगी। और जब यहां से मोती को हटा दीजिएगा तो ये गोल सा बचा है, क्या बचेगा, एक धागा बच जाएगा। तो धागे के बिना मोती बेकार और मोती के बिना धागा बेकार, इसका मतलब क्या है, आपस में इंटरलिंक है। अब इस प्रश्न से हमें क्या पूछेगा, इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा। क्या वो प्रश्न पूछा है, ये पूछा है विचारों में कौन सा उपयुक्त कथन पुष्टि करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडिया कोलैबोरेट्स द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। देखो शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य एक मजबूत संघ बनाते हैं। इमेजिंग करिएगा, आराम समझिएगा। हार जो है, हार कौन कौन पिरो रहा है, ध्यान रखना, राज्य पिरो रहे हैं, किसके लिए, केंद्र के लिए पिरो रहे हैं। तो शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है, शक्तिशाली राज्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर राज्य भी शक्तिशाली बन जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस पैसेज को पढ़ने के बाद सारे पैसेज आपको ऐसी पीडीएफ मिल जाएगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास मिल जाएगी, बहुत आनंद आने वाला, ध्यान रखना क्लासों में। तो मैंने क्या किया, इसका निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि केंद्र ही वो बल है जो सभी राज्यों को सूत्र में बांधे रखता है। आज के समय में बीजेपी की सरकार है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वो राज्य भी कहीं ना कहीं केंद्र के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब क्या है कि केंद्र शक्तिशाली है, इसीलिए डिपेंड है। तो केंद्र ही वह बल है जो राज्यों को बांधे रखता है। अगर केंद्र में बल नहीं होगा तो राज्य आपस में नहीं बनेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अखंडता के लिए क्या होगा, एक मजबूत केंद्र होने क्या है, आवश्यक है। अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो राज्य जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पे शक्तिशाली माध्यम से विभाजन करना स्टार्ट कर देंगे, संधि करना स्टार्ट कर देंगे, टकराव होना स्टार्टिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसका एक निष्कर्ष निकाला। अब इसके निष्कर्ष से अगर हम समझें तो यहां एक बात को समझने का प्रयास करिएगा कि इस स्टेटमेंट में कौन सा सही हो सकता है, इसके बारे में ध्यान रखना जरूर पढ़ते हैं। क्या शक्तिशाली केंद्र, जब भी हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न को 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। इनको जानेंगे कि या तो जो गलत गलत है उनको निकाल लें, या जो सही है उनको निकाल लें। ये सब पढ़ेंगे आगे आगे पूरी कहानी में। तो देखा जाए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन की पुष्टि करता है, शक्तिशाली केंद्र। शक्तिशाली केंद्र इसके होने से, शक्तिशाली होने से, ध्यान रखना ये क्या हो चुका है, रोंग हो चुका है, क्योंकि वो कह चुका है कि मोती को, ध्यान रखना, माला में ही उसमें पर हो जाएगा। आगे शक्तिशाली केंद्र राष्ट्रीय अखंडता हेतु एक बंधनकारी शक्ति, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए इस पर मार्क लगा देते हैं। शक्तिशाली केंद्र राज्य स्वायत्त में बाधा है। भाई
आज समय केंद्र शक्तिशाली है, क्या राज्य के अंतर्गत अपनी शक्तियां नहीं है? राज्य सूची का जो विषय है वो कहाँ जाता है? राज्य स्वायत्ता में आता नहीं आता है? क्लियर? आगे क्या, राज्य की स्वायत्ता संघ फेडरेशन के लिए पूर्व अपेक्षा है, मतलब नहीं बन रहा। तो जब हम कंप्रीहेंशन को लीड करेंगे बेटा, तो पूरी कहानी को समझने के बाद निष्कर्ष बाई करेंगे, और बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने का कोई विषय ही नहीं बनता। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कि आज की इस चर्चा का जो निचोड़ है, जो कहानी है, वो 3-4 पॉइंटों में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे हम लोग सिलेबस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 1 बाई 1 करके ध्यान रखना, हम इस सारे टॉपिक कवर करेंगे। नंबर 2, यहाँ से लास्ट ईयर के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, 5 से लेकर 10 ईयर के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे आराम से टैकल कर लेंगे। वहाँ से आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, जिससे आप समझ पाएंगे सीसेट के किस डायरेक्शन में लेके जाना है। साथ में हम लोग जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हम ये भी समझ पाएंगे कि हमारा अभी वीक एरिया क्या है और कैसे है, कहाँ से निकल के आता है। तो कैसी लगी आज की क्लास, एक बार सब लोग कमेंट करें। जिन बच्चों ने अभी एनरोल नहीं हुए हैं तो आप अभी जाइएगा और एप्लीकेशन पर जाके एनरोल कर लीजिएगा। 99 रुपीज़ में पहली बार ऐसा मौका आपको मिल रहा है जहां पर आप मुझसे सीसेट पढ़ने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है कि कंप्लीट सीसेट जो है, ध्यान रखना, वो 99 में कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा। तो आप सोच पा रहे होंगे किस तरीके चीज़ों को हम लोग मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं कर लेते हैं। कोई कहाँ गया, तो हमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। यहां से किसी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको ले लेते हैं। कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट करें। एक बार सभी लोग कमेंट करें कि कोई दिक्कत तो नहीं क्लास में, जिसने क्लास अटेंड नहीं करी है। मजा आ गया, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, आई लव यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट किसी का तो बोले, हम डाउट ले लेते हैं 2-4 मिनट के लिए। बताएं कोई डाउट तो नहीं किसी को। लेकिन जिसने भी अभी बैच को परचेस नहीं किया है, जाइएगा। इतनी कम फीस में बैच मिलना पॉसिबिलिटी नहीं है, और जिसमें मैं पढ़ाने आ रहा हूं, सोचो यार, आप 2023 दे रहे हो, 2024 दे रहे हो, 2025 दे रहे हो, एक ट्राई तो बनता है ना, एक ट्राई बनता है। एक पिज्जा भी नहीं आता, चॉकलेट भी नहीं आती बढ़िया वाले, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, सब चीज़ करेंगे। लगभग सीसेट क्वालिफाई करने के लगभग 150 आवर की स्टडी करना बहुत जरूरी है, चाहे उसको 2 महीने में करें, चाहे 1 महीने में करें। क्वेश्चन क्या है बताएं सभी लोग। नो डाउट, वेरी आप ऐप पे ओपन ही, ऐप से क्या क्लास हो जाएगी। जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया, जाइएगा अभी। क्लास जो है हमारी 21 से स्टार्ट हो रही है, और जीएस प्रीलिम्स का 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो जिस बच्चों को जीएस करना है वहाँ ज्वाइन कर लें, जो सीसेट करना है यहाँ पे ज्वाइन कर लें। क्लास 21 से रेगुलर होगी बिल्कुल। टाइमिंग क्या रहेगा सर, ऑफिस वाले बताएंगे। मेरी क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को। थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं किसी को, कमेंट करें एक बार। वंडरफुल, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोर्ड पे पढ़ाएंगे, आप चिंता ना करें। सब मिल जाएगा आईडी मित्र, ठीक है। तो आज की क्लास को चर्चा यहीं ऑफ कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यूपीएससी किसी यात्रा में, जर्नी में ध्यान रखना, हर अपने स्टेप का, प्रीलिम्स में बात करें, मेंस में बात करें, प्रीलिम्स में जीएस फर्स्ट का जितना रोल है, जीएस 2 का भी उतना ही रोल है अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो। क्लियर, टाइमिंग सब बता देंगे ऑफिस वाले। तो हम क्या पढ़ेंगे, जो मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी टैकल कर लेंगे। तो 3 चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। पहले पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास हो जाएंगी। नंबर 2, लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनको भी मैं करा दूंगा। और नंबर 3, रिविजन जितना भी है, मैक्सिमम क्वेश्चनों का, लगभग 500 क्वेश्चनों का रिविजन करा दूंगा। कुल मिला के कंप्लीट सीसेट के अंतर्गत आप इसको कर लेंगे तो बहुत आराम से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। ओके, डाउट किसी का? पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास स्टार्ट होने सारी चीज पीडीएफ मिलेगी आपको। इसमें नोट्स भी मिल जाएंगे, इसमें क्लास भी मिल जाएंगी, इसमें डाउट सेशन भी आपका हो जाएगा।
थैंक यू। तो ठीक है, आज की इस चर्चा को हम लोग यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चर्चा में। हाँ, रीजनिंग भी होगा, मैथ भी होगा, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो कैसी लगी आज आपको क्लास, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा।